नमस्कार बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नूतन सरल हिंदी माला। यह पाठमाला बुक है हिंदी की। नए सत्र की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं नूतन सरल हिंदी माला का, हंस रही उषा। उषा से तात्पर्य क्या है? जो सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय जो आकाश में लालिमा छा जाती है वह उषा कहलाती है। और वो जब लालिमा धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा कर अपनी खुशी जो है, अपनी हंसी जो है वो धरती पर बिखेर रही हो। तो बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें कवि ने सुबह की सौंदर्य का किया है। तो थोड़ा सा हम कवि के बारे में बताना चाहूँगी कि इस कविता के रचयिता जो हैं भारत भूषण जी अग्रवाल हैं। इनका जन्म सन 1919 में मथुरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये एक प्रगतिवादी कवि थे। तो इनकी कविताएं प्रकृति से भावनात्मक और निकट संबंध स्थापित करने की हमको प्रेरणा देती हैं। और इस कविता के माध्यम से भी कवि मनुष्य को प्रकृति के नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कवि जो है खुद नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी है। तो वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य जो हैं पृथ्वी के वह सब प्रकृति से प्रेम करें, क्योंकि वे जानते हैं कि आज का टाइम जो है लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो नेचर को निहार सकें, प्रकृति के सौंदर्य को निहार सकें। औद्योगिकरण का युग है ना, सब जगह उद्योग लगाए जा रहे हैं। नए नए उद्योगों की वजह से पॉल्यूशन इतना हो रहा है, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। खेत खलियान यहाँ पर जहाँ पर भी खाली ज़मीन मिली वहाँ पर नगर बसा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बसा दी गई हैं। तो ये जो नगरीकरण हो रहा है और औद्योगिकरण हो रहा है, इसने सब ने मनुष्य को जो है मशीन बना दिया है। वो देखता ही नहीं कि उसके आसपास जो प्रकृति में इतना खूबसूरती बिखरी हुई है, सौंदर्य बिखरा हुआ है, उसको देखने का उसके पास वक्त ही नहीं है। तो इसलिए कवि इस कविता के माध्यम से प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर और भावप्रवण चित्रण करने का प्रयास कर रहा है। तो कवि जो कह रहा है कि कैसे सूर्योदय होता है, उससे कुछ पल पहले जो है किरणें धरती पर आती हैं और वो कितनी खूबसूरत लगती हैं, पूरा उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमारे पास वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति को एक मानव का रूप दिया है। तो इसलिए इस संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। बहुत ही खूबसूरती से इसका प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है। चलो आइए हम पाठ पढ़ते हैं इसमें, और इन हर एक पद का अलग अलग हम पढ़ते जाएंगे और उसका अनुवाद करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम भावार्थ इसका। प्रथम पद है, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज। तो हम इसका भावार्थ निकालते हैं प्रथम पद का। तो इसमें कवि ने प्रातःकालीन दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि के अनुसार सूरज की किरणें, बह चले रश्मि के प्राण, मतलब सूरज की किरणें जो हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। रश्मि कहते हैं किरणें, विहग कहते हैं पक्षी, कि सूरज की किरणें अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। वातावरण में एक मधुर सा संगीत विद्यमान हो गया है, क्योंकि पक्षी चहचहा रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है जैसे संगीत बज रहा हो। मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। और जो मधुर वातावरण जो एक मधुर सा संगीत विद्यमान हो गया है, वो झरना जो है, निर्झर कहते हैं झरने को, झरने का स्वर जो झर करके आ रहा है मधुर, वह एक संगीत का और पक्षियों का गान उसके साथ है। तो ये सारा वातावरण जो है ऐसे लग रहा है वातावरण में एक संगीत फैल गया हो। प्राची का अरुणाभ क्षितिज, प्राची मतलब पूर्व दिशा। तो पूर्व और कलियों, फूलों, पक्षियों, झरनों में सब में एक नया सा जीवन आ चुका है। तो पूर्व दिशा का
जो अरुणाभ मतलब लाल, पूर्व दिशा का जो लाल क्षितिज है, क्षितिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, कि वहाँ पर पूर्व दिशा के क्षितिज पर लाली छा गई है। मानो अंबर की सरसी में, अंबर आकाश, सरसी तालाब, मानो आकाश रूपी तालाब में फूला कोई रक्तिम गुलाब, रक्तिम सरसिज, सरसिज कहते हैं कमल को, और रक्तिम मतलब रक्त के रंग का मतलब लाल। तो कह रहे हैं इस समय पूर्व दिशा के क्षितिज पर लाली छा गई है। प्रातःकाल पूर्व दिशा का क्षितिज लालिमा से युक्त हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जब पूर्व दिशा में लाली छा गई है तो उससे जो अंधकार है उसका लोप होने लगा है, और पूर्व दिशा में उदित हो रहा सूर्य जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंबर की सरसी में, अंबर आकाश रूपी तालाब में, जैसे कि आसमान रूपी तालाब में लाल रंग के बहुत सारे रक्तिम, लाल रंग के बहुत से गुलाब या लाल रंग के बहुत से कमल खिल गए हों। फूला कोई, फूला मतलब खिल गया हो, कि कोई लाल रंग का गुलाब या लाल रंग का कमल, सरसिज कमल को कहते हैं, कमल खिल गया हो। तो कवि की एक कल्पना जो है ना, ये प्रातःकाल के सौंदर्य में बहुत ही बढ़ोतरी कर रही है, वृद्धि कर रही है। क्यों कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आकाश रूपी तालाब में लाल कमल या लाल कमल, वो गुलाब जो हैं वो खिल गए हों। अब देखो दूसरा पद में क्या कह रहा है कवि, धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, घुल गया तिमिर बह गई निशा, चहु ओर देख खुल रही धुल रही विभा विलाभ कांति सस्मित विस्मित। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है कि प्रकृति के वो असीम सौंदर्य की छवि का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो कवि के अनुसार क्या होता है, हर दिन जो होता है वो एक नया दिन होता है, हर सूर्योदय होता है वो एक नया सूर्योदय होता है। तो कवि कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश ने धीरे धीरे अंधकार का पूरा नाश कर दिया है। धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, कि धीरे धीरे जो प्रकाश की रेखा है वो चारों ओर फैल गई है, और उसके फैलने से क्या हो रहा है, घुल गया तिमिर, अंधकार जो है, अंधकार की रेखा जो है वो बिल्कुल धुंधली पड़ गई है, वो हट गया, छट गया है। बह गई निशा, निशा जो है वो दूर हट गई है। तो वो कह रहे हैं कि चारों ओर जो है प्रकाश की किरणें फैल गई हैं, और सूर्य की किरणें जो हैं वो आंगन में चारों ओर खिलखिलाने लगी हैं। बह गई निशा, अंधकार का लोप हो गया है, और चहु ओर देख धुल रही विभा, कि चारों ओर हम देख रहे हैं कि जो सूर्य की किरणें उनकी चमक जो है वो बिखर गई है, उनकी जो चकित कर देने वाली कांति है, निर्मल कांति जो है वो ऐसे लग रही है, वो इतनी चकित करने वाली कि जैसे नया नवीनता का चादर ओढ़कर प्रकृति हमें चमत्कृत कर रही हो, विस्मित कर रही हो। और उषा जो है, जो प्रातःकालीन सूर्योदय की आभा है, वो धीमे धीमे सस्मित जो मुस्कुरा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुस्कुरा रही है, और चारों तरफ से अंधकार छट गया है, रात्रि का लोप हो गया है, और उसका लोप होते ही चारों ओर सूर्य की किरणें जो हैं वो मुस्कुराती हुई धरती पर अपनी कांति को, अपनी आभा को, अपनी चमक को बिखेर रही हैं। खुल गए द्वार हंस रही उषा, कि मतलब चारों ओर जो है वो इतने खूबसूरत द्वार खुल गए हैं, सबको चकित कर देने वाले द्वार खुल गए हैं, है ना, और उषा जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। अब हम तीसरा पद देखते हैं। कवि की कल्पना बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर हर जगह कवि ने बहुत ही खूबसूरत कल्पना की है। इसमें जो सूर्योदय का जो वर्णन किया उसने बहुत ही सुंदर किया है कि खुल गए द्वार खुल गए कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए,
खुल गए बंद छवि के बंधन। बहुत ही खूबसूरती से कवि कह रहा है कि प्रातःकाल के प्रभात के आगमन के साथ ही लोगों के घरों के द्वार जो हैं वो खुल गए हैं और खुल गए कंठ मतलब चारों ओर चहल पहल होने लगी है, उनके पहला आवाज़ें आने लगी हैं, उनकी चहचहाहट आने लगी है, तो उनके द्वार खुल गए हैं और उनके वातावरण में चहल पहल होने लगी है। पक्षी चहचहाने लगे हैं, खुल गए मुकुल, पक्षी चहचहाने लगे हैं, खुल गए मुकुल, फूल जो हैं वो खिल गए हैं। मुकुल कहते हैं फूल को, फूल जो हैं वो खिल गए हैं, सूर्य की किरणों के साथ साथ फूल खिल गए हैं। शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, कि जो कह रहा है पक्षी जब चहचहाने लग रहे हैं तो भंवरा जो है वो गुंजन करने लगा है, फूल खिल गए हैं। मानव स्वर जो है ये खुल गए कण, मानव स्वर जो है वातावरण में गुंजित होने लगा है। भौरा जो रात के समय 100 शतदल मतलब 100 पंखड़ी वाला, 100 जिसकी पंखड़ियाँ होती हैं ऐसे कमल के बीच में, उसकी शीतलता में, शीतल कोशों में, उसके शीतल पंखड़ियों के अंदर आराम कर रहा था रात भर, वो उसमें से निकल आया है। जो सोया पड़ा था वो सुबह की लालिमा छाई तो कमल के फूल जो है वो खिल गया, और खिलने तो भौरा वहाँ पर आराम नहीं कर सकता था, तो भौरे को वहाँ से बाहर निकल कर आना पड़ा, और भौरा वहाँ से निकल कर अब मधुकर गुंजार लिए, भंवरा गुंजार करने लगा है। खुल गए बंद छवि के बंधन, लोग अपने आलस्य के बंधन से बाहर निकल आए हैं और एक नई ऊर्जा के साथ छवि के बंधन, जो आलस का बंधन था उनका, उसको खोल कर वो एक नई ऊर्जा के साथ अपने दैनिक कार्यों में, दैनिक दिनचर्या में लग गए हैं। तो कवि ने बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है इसमें। एक और इसका पद है जिसमें कि कवि जो है वो नई पीढ़ी के लिए कह रहा है, ये कि नई पीढ़ी को वो प्रेरित कर रहा है कि यह नई पीढ़ी आपको क्या करना है। अब जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद, दृग भर समेट तो लो यह श्री, श्री मतलब शोभा, यह कांति। देखो वो कह रहा है कि हे जगती मतलब संसार, कि कवि संसार को जगने के लिए कह रहा है कि हे सोए हुए बालकों, हे सोए हुए मानक, संसार के सोए हुए मानक, हे सोए हुए बालकों, आप सब अब जाग जाओ, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, और इस जो प्रभात की खूबसूरती है उसका आनंद लेने के लिए, उसकी सुंदर छवि को देखने के लिए अपना वो उसको प्रेरित कर रहा है। वो कह रहा है अपनी पलकों को खोल कर उस खूबसूरती का आत्मसात करो, उसका रसास्वादन करो। तो सवेरा होने को है, तो कवि सोए हुए बच्चों को इस समय जागने और सौंदर्य को निहारने के लिए इनमें प्रेरित कर रहा है। कैसे कह रहा है? खोलो मधुकर के अलस बंद, कि वो कह रहे हैं कि बच्चों अपनी पलकों रूपी पंखड़ियों को खोल लो। दृग भर, दृग मतलब आँख, अलस मतलब अलसाए हुए बंधन जो है, जो उसमें एक जब सुबह के टाइम पे बालक उठता है तो उसमें एक आलस से भरा हुआ होता है, तो वो उसके लिए कह रहा है कि अपने आलस्य को छोड़कर और दृग आँखों में इस सुबह की जो चमक है, जो सुबह का जो सौंदर्य है, उसको, उसकी शोभा को अपनी आँखों में भर लो। तो कह रहे हैं कि बच्चों अपनी पलकों रूपी पंखड़ियों को खोलो और इस नई सुबह का स्वागत करो। अलसाए हुए भंवरे की तरह खोलो मधुकर के, ये अलसाया हुआ जो मधुकर है, भंवरा जो है, मधुकर कहते हैं भंवरे को कहते हैं कि अलसाए हुए भंवरे की तरह जो नयनों को खोलकर इस प्रभात की ताजगी को आत्मसात करो, जो कि चारों दिशाओं से बही आती, दिगंत से, दिगंत कहते हैं चारों दिशाओं के, हर दिशा के अंत से, तो सारी दिशाओं के अंत से जो बहकर चली आ रही है, उस शोभा को, उस कांति को, सूर्योदय की उस कांति को तुम अपनी पलकों में भर लो। यह छवि की सरिता अमन,
सरिता कहते हैं नदी को, आमंद कहते हैं तीव्र गति से, झर 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 कि सुबह की लालिमा के प्रभाव से जो शोभा नदी की तीव्र गति के समान सभी दिशाओं के, ये दिगंत है ना, सभी दिशाओं के अंत से आ रही है। जो नदी की तीव्र गति से सभी दिशाओं से के अंत से आ रही है जो शोभा, उसे अपने नयनों में भर लो। अर्थात प्रफुल्लित होकर, खुश होकर, झरझर 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 जो आवाज़ें आ रही हैं, तो जीवन के निर्वहन में नदी की झरझर ध्वनि के समान जुड़ जाओ। जैसे वो अविरल चल रही है, बिल्कुल अनवरत चल रही है ना, उसी तरह से तुम भी अपने दिनचर्या में जुड़ जाओ। हे मानव, फूटा प्रभात फूटा व्यान, सुबह हो चुकी है, सवेरा हो चुका है। जीवन का असली सुख जो है वो धन और ऐश्वर्य में नहीं है, प्रकृति से जुड़े रहने में है। तो कवि चाहता है कि मनुष्य जो है धन और प्रकृति का लालच छोड़कर, धन का लालच छोड़कर वो प्रकृति से अपने आप को जोड़ ले। तो विहान कहते हैं भोर को, सुबेरे को। तो बच्चों, अभी आपने पूरी कविता पढ़ी, उसका भावार्थ समझा, उसका अर्थ समझा। तो आपने देखा कि इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं, पूरा अगर हम सारांश निकाल लेते हैं तो पता चल रहा है कि कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए एक प्राकृतिक परिवेश की आवश्यकता होती है। मानव चाहे कि प्रकृति से कटकर अपने जीवन का सुचारू रूप से संचालन कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। वो प्रकृति के बीच में रहता है तो उसे प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना ही पड़ेगा ना। जिस उषाकालीन सौंदर्य को, जो प्रातःकालीन सूर्य उदय के जो सौंदर्य को मानव भूल चुका है, उस प्रकृति से स्वयं को जोड़े रखने का संभव प्रयास मनुष्य को करना चाहिए। उस प्रकृति से अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि उस प्रकृति के सौंदर्य के साथ भी जुड़ा रहे। ऐसा नहीं कि खुद को मशीनी बना दे। कवि ऐसा चाहते हैं। उषा सबको जगाती है, हंसाती है। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो इतना मनमोहक दृश्य होता है, अगर उसे आदमी देखे तो आत्मसात कर सकता है। तो वह सबके साथ खेलते हुए, उसमें नए भावों की उमंग भरते हुए, घने कोहरे पर धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रही हो, मानो कह रही हो कि हे मनुष्य, हे मानव, तो इस उषा का भरपूर आनंद ले ले। और यही तेरे जीवन का असली सुख है कि तू जो प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ लेगा, वही ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सुख है। वो जो तेरे को सुख देगा, वह सुख तेरे को कहीं पर भी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ये पूरा इस पाठ का सार है।